सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे जाना ही है। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत की नई 2 साला मीकात का ऐलान हो चुका है। इस इंतखाब में डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। मजलिस आमला के 20 अरकान समेत नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल और जनरल सेक्रेटरीज का भी इंतखाब अमल में आया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 2 अलग अलग ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत का इत्तेहाद अमल में आ चुका है, ताहम दूसरा ग्रुप जो अब एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गया है, उन्हें भी मजलिस आमला व दीगर ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। आने वाले ग्रुप में से एक आदमी जो कि मंजूर अहमद साहब IPS, जो इस वक्त मेरठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनको नायब सदर बनाया है। और इस तरह से जनरल सेक्रेटरीज में हमने 2 आदमियों को जो नए हमारे आने वाले जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनमें से मुफ्ती अताउर्रहमान कासमी साहब को और मारूफ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी साहब को जनरल सेक्रेटरीज में बनाया है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, वो राय आम्मा को मुतवज्जे करने का काम करती है, सरकार के सामने अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश करती है। यही उसका काम है। उसके वसाइल महदूद हैं, लेकिन उसके मकासद जो हैं वो खासे जलील हैं। उर्दू शायरी में नात को बहैसियत सिर्फ एक अलग मुकाम हासिल है, क्योंकि गजल कहना आसान है, लेकिन नात के अशार कहते वक्त अक्ल होश और मोहब्बत रसूल तीनों को साथ रखना पड़ता है, क्योंकि एक गलती से ईमान हाथ से चला जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे शोरा नात पर तबे आजमाई से कतराते हैं, और यही वजह है कि नातिया मुशायरे का दायरा खासा महदूद है। लेकिन इस मैदान में खवातीन के कदम रखने से इसका दायरा मजीद वसी होने की उम्मीद की जा सकती है। अवामी मुशायरों के जरिए उर्दू को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल रही है। इन खिदमात में नातिया शायरी का मकाम भी कम नहीं है। नात पढ़ने वालों में खवातीन की दिलचस्पी ने इसे शायकीन की मजीद तवज्जो का मरकज बना दिया है। मेरठ की शादमा भी उन चंद नातिया कलाम पढ़ने वालों में से एक हैं जो अपने शौक व ज़ौक़ के जरिए इस तरह की शायरी को लोगों के दरमियान मकबूल कर रही हैं। मैं 7 साल की थी तब से मैंने पढ़ना शुरू करा, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ। मकबूल शायर पॉपुलर मेरठी मानते हैं नातिया मुशायरे कम मुनक्किद होते हैं, इसलिए इसका दायरा भी सिमटा हुआ है। बात इतना अच्छा पढ़ती हैं कि मुझे खुद शादमा को मैंने कई बार सुना, तो और यहाँ महफिलों में भी तो जरूरी है कि इस तरह की महफिलें, इस तरह के मुशायरे मुनक्किद होने चाहिए। नातिया शायरी अपने एक महदूद दायरे में आबाद रही, लेकिन नई नस्ल शायद इसका दायरा मजीद वसी कर दे। मेरी जान कुर्बान, मेरी जान सदके, तसव्वुर में आए मदीने के वाली। ETV न्यूज़ मेरठ। हवा लहकी लहकी। ऑल इंडिया संत समिति के सदर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हैदराबाद में
मुनक़दा कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के जलसा यौम रहमतुल आलमीन से खिताब करेंगे। यौम मिलादुन नबी के सिलसिले में मुनक़द होने वाले इस जलसे से आलिम दीन मौलाना वली रहमानी समेत तामीर मिल्लत के सदर मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी और दूसरे उलमाए दीन भी खिताब करेंगे। जलसा यौम मिलादुन नबी हैदराबाद के निजाम ग्राउंड पर 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से मुनक़द किया जाएगा, जबकि 15 जनवरी की शाम मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पर जलसा यौम सहाबा मुनक़द होगा। हैदराबाद का मरकजी जलसा और खदीम जलसा है। इस जलसे की सदारत कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के सदर जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, जो सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, वो उनकी निगरानी में जलसा मुनक़िद हो रहा है। और हमारे जो मेहमान खुसूसी मौलाना वली रहमानी हैं, वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरीज में शामिल हैं और बड़े आलिम दीन। द फॉलोइंग डे, दैट इज ऑन वेडनेसडे इवनिंग 13 रबीउल अव्वल या 15 जनवरी को मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पे कंपेनियंस डे ऑफ द प्रॉफिट यौम सहाबा भी जो है बड़े तज़क्को एहतशाम से मनाया जाता है। तो अवाम न सिर्फ जलसा रहमतुल आलमीन में शिरकत करें, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुगलपुरे में मुनक़्क़िद होने वाले दूसरे दिन के इस जलसे में भी शरीक होकर उसको कामयाब बनाएं। हैदराबाद में एक इजलास बउनवान अगर शोहर खुला पर रज़ामंद न हो तो बीवी को अक़द निकाह से आज़ादी की सूरत क्या है मुनक़्क़िद किया गया। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन और तंजीम सदाए हक़ शरई काउंसिल के ताउन से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उलमा, कानूनी माहिरीन और समाजी कारकुनों के अलावा मुस्लिम ख़वातीन ने इस मौजू पर रोशनी डाली। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि नागपुर के बुजुर्ग सहाफ़ी और समाजी कारकुन गुलाम अल हसनैन कैफ नौकानवी का नागपुर में इंतकाल हो गया है। वो दर्जनों अखबारों से मुंसलिक रहे थे, उनका ताल्लुक कई अखबारों से रहा था। उनके इंतकाल से अदबी हल्के में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी चारों ज़ुबानों में लिखते थे। वो भंडारा में रहते थे और 83 साल उम्र पाई। पिछले 50-60 साल से खुतूत लिख रहे हैं और न सिर्फ ये कि मुस्लिम मसाइल पर नहायत संजीदगी से लिखते थे, बल्कि जो आम हिंदुस्तानी मसाइल हैं उन सब पर भी बहुत ही दानिशमाना अंदाज से वो लिखा करते थे। और वो चाहते थे कि समाजी अक़दार सभी इंसानों की, तमाम शहरियों की बुलंद हों और इस सिलसिले में वो मुस्तकिल सलाह मशवरा करते रहते थे अपने दोस्त अहबाब के साथ। उनका दायरा अहबाब, हल्का अहबाब बहुत वसी था। खास बात में इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश के एक तरफा चुनाव नतीजों से अमेरिका नाखुश, पर भारत की सधी प्रतिक्रिया। क्यों है ऐसा और क्या है छवि बांग्लादेश में भारत की? बंटवारे के समय से बंद पाकिस्तान के प्राचीन मंदिर में दोबारा शुरू हुई आरती, लंबी मरम्मत के बाद खुले द्वार। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे न डायलॉग न शब्द, सिर्फ भावों से अभिव्यक्ति। विदेशों में लोकप्रिय मूक नाट्य शैली पहुंची दिल्ली। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जहां हाल ही में बेहद तनावपूर्ण और एक तरफा चुनाव हुए। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बॉयकॉट किया था और सत्ताधारी आवामी लीग आराम से जीत गई। अमेरिका ने इस एक तरफा चुनाव पर एतराज किया, कहा कि वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए। भारत ने भी प्रतिक्रिया तो दी, मगर बचकर। उसने कहा कि बांग्लादेश का भविष्य वहां के लोगों को तय करना है। भारत के इस रुख की तो हम पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध पर ढाका में क्या सोच है। ढाका से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत में जन्मी मुमताज रहमान की शादी बांग्लादेश में हुई। वे अब खुद को बांग्लादेशी कहती हैं, लेकिन मुमताज को उम्र भर मलाल रहेगा कि ये अपनी मां को आखिरी बार देख न सकीं। वे पिछले साल अपनी मां की मृत्यु के बाद पश्चिम बंगाल जाना चाहती थीं, पर उन्हें समय पर वीजा नहीं मिला। खूब रिक्वेस्ट करছি যে মা তো মারা গেছেন, আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু করেনি। मैंने उनसे विनती की, कहा कि मेरी मां नहीं रही, मुझे जाना है, लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। भगवान न करे भविष्य में अगर भारत में रह रहे मेरे भाई बहनों को कुछ हो जाता है तब क्या होगा। ऐसी शिकायतें बहुत सामान्य हैं, मगर दोनों देशों के रिश्ते भी वैसे ही सामान्य हैं और इसकी नींव बांग्लादेश के बनने के समय ही पड़ चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए थे। धानमंडी 32 ढाका के बीचों बीच ये वही मकान है जहां पर 1975 में बांग्लादेश के पितामह कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या हुई थी। शेख मुजीब और भारत की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस दोस्ती में अब मिठास कम और खटास ज्यादा आ चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी रही है। जहां 1970 के दशक में चंद राजनीतिक पार्टियां थीं, वहां अब 40 से भी ज्यादा हैं अलग अलग सोच वाली। जब 16 करोड़ की आबादी वाले एक मुल्क को बांग्लादेश के साथ भारत के बर्ताव को लेकर परेशानी रहती हो, तो इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। मन में बैर रखने वाली बांग्लादेशी आबादी सारे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ठीक नहीं, भारत की स्थिरता के लिए भी ठीक नहीं। वैसे बांग्लादेश के लिए भारत क्या है, ये ढाका में साफ दिखता है। यहाँ भारत से आने वाली सब्जियों से लेकर अनाज, दवाएं और दूसरे सामान हर कहीं दिख जाते हैं। From cultural perspective, the relationship is okay, fine. सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो संबंध मधुर हैं। लोग हिंदी बांग्ला गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। एकमात्र समस्या है राजनीति। The only problem is actually politics.
ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों देशों में काफी सांस्कृतिक समानताएं भी हैं और दोनों के कारोबारी हित भी आपस में जुड़े हैं, तो आखिर कमी किस चीज की है दोनों देशों के रिश्ते में? बांग्लादेश के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीयों का रवैया बड़े भाई जैसा है। लोग चाहेंगे कि दोनों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों, पर अभी लगता नहीं कि वो वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। इससे दोनों का घाटा है। भारत बांग्लादेश के संबंधों में शरणार्थी समस्या और नदी जल विवाद जैसे दूसरे कुछ मुद्दे हैं जिनका निपटारा बाकी है, मगर इसके लिए बांग्लादेश को पहले अपने घरेलू राजनीतिक संकट से निपटना होगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC, ढाका। बांग्लादेश चुनाव पर हमने दिल्ली स्टूडियो में बात की बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी से, और वहां के एक तरफा चुनाव पर भारत की सतर्क प्रतिक्रिया की वजह जाननी चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि जो वहां पे हो रहा है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो वहां पे डिफरेंसेस बने हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के मुताबिक अगर हो रहा है तो ठीक है। और जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज थी, BNP, जमात-ए-इस्लामी, उनको पूरा मौका था कि वो इलेक्शंस में भाग लें, लेकिन अगर एक पार्टी के नेता कहती हैं कि मैं इलेक्शंस में भाग नहीं लूंगी जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, तो ये ना तो क्रेडिबल है ना डेमोक्रेटिक है। इसलिए हम देखते रहे हैं कि वहां पे एक इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये इलेक्शंस ना होते तो 24 जनवरी के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम हो जाता। उनसे हमने ये भी पूछा कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा, नदी जल बंटवारा जैसे कई मुद्दों पर विवाद है और बातचीत होती रही है, तो उनमें कहीं कोई प्रगति हो रही है क्या? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए थे सितंबर 2011 में, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इससे जो है सारी पुरानी प्रॉब्लम जो थी, एडवर्स पोजेशंस, एनक्लेव, थोड़ा सा बॉर्डर का भी अनडिमार्केटेड बॉर्डर था, वो सब अब तय हो गए हैं। उम्मीद है कि शायद बजट सेशन में या अगले सेशन में इस पे ये डिसीजन हो जाएगा और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो इट विल कम इनटू फोर्स। तीसरा पे अभी तक वो तीसरा की एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई है, लेकिन वाटर टॉक्स चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स का सवाल है और जो अन्य सवाल है, उस पर तो डिस्कशंस होते रहने चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा लंबा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और इसमें कोई निराशपन की बात तो है ही नहीं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी। ग्लोबल इंडिया में आगे, इराक में फिर चरमपंथियों ने सिर उठाया, अनबार प्रांत में जबरदस्त संघर्ष। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पकाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू करे निर्मल भारत तहरीक, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खला। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए, ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। Change India, an agenda for the next Prime Minister. इन वक्त पर ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार,
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। इराक में एक बार फिर शिया सुन्नी संघर्ष का डर पैदा हो गया है। इस्लामी चरमपंथियों ने पश्चिमी इराक के अनबार प्रांत में 2 महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया है। अनबार इराक का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी सीमा सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। 10 साल पहले इराकी सैनिकों ने अमेरिका की मदद से अनबार से चरमपंथियों को भगा दिया था। वहां चरमपंथियों ने एक बार फिर ताकत दिखाकर इराक की नूरी अल मलिकी सरकार को चुनौती दी है। 2 साल पहले अमेरिकी सेना के इराक से बाहर निकलने के बाद वहां फिर से हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। इराक के अनबार प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर अल-कायदा लड़ाकों ने कई वर्षों बाद फिर से नियंत्रण कर लिया है। प्रांत की राजधानी रमादी और दूसरे महत्वपूर्ण शहर फलूजा में इराकी सेना और चरमपंथियों के बीच लड़ाई हो रही है। इन इलाकों में अल-कायदा के समर्थन वाले चरमपंथी फिर से पकड़ बना रहे हैं। वे सीरिया से सटे इराक को एक सुन्नी मुल्क बनाना चाहते हैं। इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में कुछ दिन पहले जोरदार संघर्ष शुरू हुआ। वहां इराकी सेना की भिड़ंत अल-कायदा से जुड़े इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट नाम के गुट से है। इराक में लड़ रहा सुन्नी गुट सीरिया में भी असद सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल है, जहां उसे दूसरे सीरियाई विद्रोही गुटों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, जिसके बाद इराक में शिया बहुल सरकार आई। उसके बाद से ही अनबार सुन्नी चरमपंथ का गढ़ बन गया। अनबार प्रांत के फलूजा शहर में भी झड़पें चल रही हैं, जहां चरमपंथी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। सरकार विरोधी गुट फलूजा सैन्य परिषद के कमांडर ने कहा है कि जो कबीले सरकार का साथ देंगे उन्हें सजा दी जाएगी। फलूजा के विद्रोहियों ने ऐसे लोगों को सजा देने का फैसला किया है जो सरकार के साथ हैं। वहीं इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने फलूजा के लोगों से कहा है कि वे अपने इलाके से चरमपंथियों को निकाल दें। उन्होंने सेना से भी कहा कि वे रिहायशी इलाकों पर हमले न करें। अमेरिका समेत अन्य देशों में इराक को लेकर चिंता है। पिछले कुछ सालों में ये अनबार में हुई अब तक की सबसे भीषण लड़ाई है। BBC रिपोर्ट।
और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है बीबीसी संवाददाता मार्क मार्डेल। अमेरिका के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड और बर्फ पड़ी। कई दिनों तक तापमान शून्य से 30-35 डिग्री के नीचे तक भी पहुंचा था। इतनी सर्दी पिछले 20 सालों में नहीं पड़ी। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग के मुताबिक ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वोर्टेक्स की वजह से इतनी जबरदस्त ठंड पड़ी। इन इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और जनजीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। सेहत और जान तक को खतरा होने के चलते कई इलाकों में तो लोगों को ये चेतावनी भी दी गई कि वो घरों से बाहर ही न निकलें। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सीरिया के बंदरगाह लाटकिया से रासायनिक हथियारों की पहली खेप रवाना हो गई है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक समझौते के तहत सीरिया से हटाया जा रहा है। इन्हें 31 दिसंबर तक हटाया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। इस ऑपरेशन में शामिल नॉर्वे की पोत पर थी बीबीसी संवाददाता एना हॉलिगन, लेकिन मीडिया के पास आगे कवरेज की इजाजत नहीं होने के चलते उन्हें साइप्रस में रुकना पड़ा। रासायनिक हथियारों को इटली ले जाकर अमेरिका की नौसेना के जहाज पर चढ़ाया जाएगा। वहां से ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में से ले जाएगा, जहां टाइटेनियम से बने एक खास टैंक में इन्हें खत्म किया जाएगा। साउथ सुडान के शहर बोर के पास सरकारी सेना के साथ मौजूद थे बीबीसी संवाददाता एलिस्टर लीथेट। साउथ सुडान में 15 दिसंबर से चल रहे संघर्ष में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति सल्वा कीर का समर्थन कर रही सेना और पूर्व उपराष्ट्रपति रिएक मचार की अगुवाई वाले विद्रोही बलों के बीच लड़ाई चल रही है। इस बीच इथियोपिया में दोनों पक्षों को सुलह के लिए राजी करने की कोशिशें भी की गईं। और अब बात एक ऐसे मंदिर की जहां 60 साल से भी ज्यादा वक्त बाद आरती हुई। पाकिस्तान का कटास राज मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद था। काफी वक्त और पैसा लगाकर की गई मरम्मत के बाद अब इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए ये बेहद खास है। इस मंदिर के इतिहास और अहमियत पर शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। कई दशकों में ये पहली बार है कि पाकिस्तान में हिंदू कटास राज मंदिर में पूजा कर सकेंगे। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये मंदिर बंद पड़ा था। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है और ये काफी बुरे हाल में था। कुछ साल पहले पाकिस्तान सरकार ने मंदिर को ठीक करने का जिम्मा लिया। हमें बड़े मुतमईन हुए हैं कि हमारे मुकद्दस मकामात को बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ बहाल किया है, बल्कि उनके लिए यहाँ पे पूजा के लिए जो रास्ते हमवार हुए हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। माना जाता है कि ये करीब 900 साल पहले बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये और भी पुराना है। यहाँ एक तालाब भी है। कहा जाता है कि ये तालाब शिव के आंसुओं से बना है। हिंदू यात्री इसमें डुबकी लगाते थे। कोशिश हमने ये की है कि जितना हिस्टोरिकली करेक्ट हम काम कर सके उतना हम करें, और जो जो इंटरवेंशंस आपको नजर आएंगी मे बी कुछ लोग उनसे डिफर भी करें, लेकिन हमें इन सारी चीजों का हिस्टोरिकल एविडेंस मिला तो हमने वो वहां पे वो सारे काम किए। मंदिर में फिर से जान फूंकने में कारीगर 7 साल तक काम करते रहे और इस पर 5 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। यहाँ पास ही बुद्ध स्तूपा है और सिखों की कुछ हवेलियां भी। इसलिए कटास मंदिर हिंदुओं के अलावा कई मजहबों के लिए अहम है। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज, कटास राज मंदिर, चकवाल। ग्लोबल इंडिया में आगे, ऐसा कृत्रिम अंग जो चलता है दिमाग से। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा।